गुड इवनिंग। आज क्या पढ़ना है बाबू? पिछले क्लास में कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? नोमेनक्लेचर करना हम लोग सीखे थे। नोमेनक्लेचर करते समय सबसे पहला स्टेप क्या होगा? लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करेंगे सब्स्टिट्यूएंट यानी कि साइड चेन को देखते हुए। साइड चेन हमारा काउंटिंग करते समय शॉर्टेस्ट पोजीशन पर होना चाहिए और लॉन्गेस्ट चेन के जो कार्बन होंगे वो उसका नेम देंगे, उस हाइड्रोकार्बन का नेम डिफाइन करेंगे। आइसोमेरिज्म को समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए केमिकल फॉर्मूला क्या होता है और स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है। केमिकल फॉर्मूला यह बताता है कि उस कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। बात समझे? तो ये होता है उसका केमिकल फॉर्मूला। और स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये बताता है कि वो किस तरह से अपने मॉलिक्यूल में विद्यमान है। विद्यमान है मतलब अरेंज्ड है। ओके, जैसे यहाँ पर आप सोचो कि ये अगर हम ऐसा लिखते हैं CH3 और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? CH3, और एक हम ऐसे लिखते हैं CH3 CH2 और CH3। इन दोनों में क्या इसमें भी 4 कार्बन एटम और इसमें भी 4 कार्बन एटम है? इसमें भी 10 हाइड्रोजन है, इसमें भी 10 हाइड्रोजन है ना? तो आप देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर सेम इन बोथ द कंपाउंड्स। समझे ना? तो इसका स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रेट चेन में है और ये ब्रांच चेन में है। तो दोनों का क्या बोलते हैं? अगर इसका आप फॉर्मूला लिखोगे, केमिकल फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे बाबू? C4H10। इसका भी केमिकल फॉर्मूला होगा C4H10। केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन क्या स्ट्रक्चर दोनों का सेम है? नहीं ना। तो इसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। इसका अगर हम IUPAC नेम लिखें तो अभी थोड़ा देर पहले आपने बताया क्या होगा बेटा? 2 मिथाइल प्रोपेन, और इसका क्या होगा? सीधे ब्यूटेन। समझे ना? इसको जो स्ट्रेट चेन में है इसको बोलते हैं N ब्यूटेन यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन। क्या कहते हैं बउआ? नॉर्मल ब्यूटेन। दूसरी पोजीशन पर है, ब्रांच में है। इसको देखो, अब इसका पोजीशन, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं आइसोब्यूटेन। आपको पता है ये दोनों क्या है? इन दोनों केमिकल्स को जानते हैं ये क्या है? खाना खाते हो कि नहीं खाते हो पर डे? हाँ, दैट इज LPG गैस। और इसका इस्तेमाल LPG में ही क्यों करते हैं? इसी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? बिकॉज इट्स लिक्विफिकेशन इज इजी। इसको हम कंप्रेस करके आसानी से लिक्विफाइड कर देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा आपके सिलेंडर पर लिखा रहता है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है ना? यह वही गैस है जिस पर हम लोग कुकिंग करते हैं। बात समझे ना? और देखिए इसमें स्मेल नहीं होता है, ये बिल्कुल ऑर्डरलेस होता है। ऑर्डरलेस मतलब गंधहीन, तो समझे ना? लेकिन फिर भी आप कहोगे सर ये आप क्या बोल दिए? LPG गैस तो सर लीक होता है तो बहुत महकता है, महकता है ना? तो देखो LPG गैस लीक होने पर महकता है, इसलिए उसमें एक, क्योंकि उसमें एक हम लोग केमिकल मिलाते हैं जिसको हम कहते हैं बउआ इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन। इसका जरूरत क्यों पड़ा सर? क्या जरूरत था इथाइल मरकैप्टन का? जलता तो सर यही दोनों है, फिर इसकी क्या आवश्यकता है? क्योंकि देखिए बाबू ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल प्रोड्यूस करता है। फिर मन में आया इसकी भी क्या जरूरत थी सर? मान लो कि किसी दिन गृहिणी जाती है खाना बनाने और रेगुलेटर ऑन छूट जाता है, और हमारे भगवान विनायक के सवारी, गणेश भगवान के सवारी की कृपा, वो आकर के पाइप को काट देते हैं। ठीक है, रेगुलेटर ऑन है, इथाइल मरकैप्टन नहीं मिला हुआ है, सिर्फ नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोमेरिज्म ब्यूटेन को लिक्विफाइड किया हुआ है। क्या होगा? गैस लीक करेगा, ये LPG गैस वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर में बन के निकलेगा, प्रेशर कम होगा तो ये वेपर बन के निकलेगा, और जब ये वेपर बन के निकलेगा ऑर्डर नहीं है, पूरे रूम में फैल गया, भोजन पकाने वाला गया और खुद ही पक गया। क्यों? क्योंकि सब पूरे कमरे में गैस भर गया था। माचिस जलाया, लाइटर दबाया,
समझे ना, एक्सप्लोजन हो गया और कहानी गड़बड़। तो इसलिए भोजन पकाने वाला नहीं, इसलिए क्या इस्तेमाल किया गया, इथाइल मरकैप्टन, जिसका स्मेल बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से इसको इसमें इंडिकेटर के रूप में लगाया गया। देखो ये आपने देखा कि यहाँ पर जितना लाइटिंग जल रहा है, बल्ब जल रहा है, ये ट्यूबलाइट जल रहा है, ठीक है ना, एकाएक सब बंद हो गया, तो सबसे पहले हम कहाँ देखते हैं, इंडिकेटर जल रहा है कि नहीं। इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि हाँ लाइट है या नहीं, उसके बाद हम अप्लायंसेस को चेक करते हैं कहाँ पर क्या फॉल्ट आया। उसी तरह से अब बताओ, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस था, तो इसमें क्या ये इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है। ये इंडिकेटर, ये इसका स्मेल भी गजब का होता है, समझे ना, इसका ऑर्डर गजब का होता है, ताकि ये सीधे समझ में आए कि यही चीज़ है, बात समझे ना। तो देखो ये जो है ये इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है, इसमें मिक्स किया जाता है ये नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के साथ, ताकि अगर किसी भी कारण से गैस लीक हो रहा है, चाहे रेगुलेटर की खराबी से हो रहा है या चूहा के पाइप को काट देने से हो रहा है, तो हम आने वाले खतरा से अपने आप को बचा सकें, समझे ना, समझे ना। तो इसलिए इसमें इथाइल मरकैप्टन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है। अकॉर्डिंग टू IUPAC ये क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन होगा, समझे, और इसका कॉमन नेम क्या होगा, आइसोब्यूटेन, ठीक ना। 4 कार्बन होने से इसका नेम क्या देंगे, आइसोब्यूटेन। ये नॉर्मल ब्यूटेन और ये आइसोब्यूटेन, समझे ना। एक और केमिकल है पेंटेन, उसके 3 आइसोमेरिज्म होते हैं, 3 आइसोमर्स होते हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, जो ये डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को शो करेगा वो आपका आइसोमेरिज्म कहलाएगा। तो इस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहेंगे, और जो अलग अलग स्ट्रक्चर हमको मिलेंगे ना उसको हम आइसोमर्स कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, आइसोमर्स। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, आइसोमेरिज्म, और ये दोनों क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स, समझे ना। तो चलिए एक और जो है कंपाउंड उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो बाबू, एक अगला कंपाउंड जो हम लिखते हैं CH3 CH2 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 और CH3, इसका आप क्या नाम बोलोगे, पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है। इसको क्या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 CH, यहाँ पर CH3, फिर CH2 और फिर यहाँ पर क्या CH3। देखो तो अभी भी 5 कार्बन है, अभी भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, उतना ही है जितना इसमें है ना। और देखो, और इसको एक तरह से और लिखा जा सकता है, वो कैसे, तो देखो CH3C और यहाँ पर CH3 और फिर यहाँ पर CH3 CH3। देखो इसमें भी 5 कार्बन हो गए, नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन का नंबर इसमें भी सेम है। तो ये जो स्ट्रेट चेन बना रहा है ना, इसको बउआ हम बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन। एन पेंटेन मतलब नॉर्मल पेंटेन। आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, और देखो इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। क्या कहते हैं बाबू, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, समझे बालक, समझे, और आप बालिका, वेरी गुड। तो आपने क्या देखा, ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होंगे और पेंटेन के 3 आइसोमर्स होंगे। ब्यूटेन के कौन कौन से आइसोमर्स होंगे, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। उसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, उसका इस्तेमाल हम LPG गैस में करते हैं फ्यूल के रूप में, और उसमें ऑर्डर के लिए यानी कि गंध के लिए क्या मिलाते हैं, इथाइल मरकैप्टन मिलाते हैं एज एन इंडिकेटर, ओके। और पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, तो 3 आइसोमर्स होते हैं, समझे ना। और ये कौन कौन से होते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। देखो हमने पढ़ा एल्केन, एल्केन्स पढ़ा, एल्कीन्स पढ़ा, एल्काइंस पढ़ा, एल्काइल्स पढ़ा। पूरा एल्केन, पूरा का पूरा एल्कीन, पूरा का पूरा एल्काइन, वो सारे के सारे होमोलोगस सीरीज में आएंगे। कैसे, तो देखिए, देखो मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा, CH4, इथेन का क्या होगा, C2H6,
और प्रोपेन का क्या होगा C3H8 होगा ना। उसी तरह से ब्यूटेन का क्या होगा C4H10, पेंटेन का क्या होगा C5 और H12 होगा ना। आप देखो इन दोनों में अंतर, देखो इन दोनों में क्या एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का अंतर है। यहाँ देखो यहाँ भी क्या, इन दोनों में भी क्या एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर है। इन दोनों की बात करें तो इनमें भी क्या एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर है। यहाँ पर बात करें तो क्या यहाँ पर भी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर है। यानी कि ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं ये सब होमोलोगस सीरीज में आएंगे। होमोलोगस सीरीज एक ऐसा सीरीज है जो अपने पहले वाले से एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन से ज्यादा होता है और पहले वाला अगले से एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन कम होता है। यानी कि अगर हम इनके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, इनके मॉलिक्यूलर वेट में कितना का अंतर होगा, तो इनके मॉलिक्यूलर वेट में होगा 14U। 14U कहने का मतलब क्या, AMU एटॉमिक मास यूनिट। पहले हम लोग क्या करते थे, एटॉमिक मास यूनिट को AMU से डिनोट करते थे और इसको और शॉर्ट करके 14U कर मतलब कि U कर दिया गया। यानी कि जहां पर आपका U लिखा है समझिएगा एटॉमिक मास यूनिट है, समझे ना। तो आपके इसमें क्या होगा, ये किसका हमने पढ़ा, एल्केन्स के बारे में। इसी तरह से एल्कीन्स को और एल्काइंस को, एल्काइल्स को अगर आप अरेंज करते हैं तो आप पाएंगे कि उन सबों में भी CH2 का डिफरेंस है और उनके एटॉमिक मास यूनिट में भी 14U का अंतर है। ये 14U कैसे, तो आप देखो एक कार्बन इसका एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास बाबू 12 होता है और एक हाइड्रोजन का, एक तो 2 हाइड्रोजन का कितना 2 होगा, तो इसका CH2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना 14U हुआ, यानी कि 14 एटॉमिक मास यूनिट। बात समझे ना। तो ये था एल्केन्स। अब हम एल्कीन से बात करें तो एल्कीन का कॉमन जनरल फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा सुनो, उससे पहले एक बात सुनो, अब हम इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसका प्रॉपर्टी, तो पहला प्रॉपर्टी तो ये हुआ कि ये जो होंगे CH2 से डिफर करेंगे, यानी कि उनका अंतर इतना ही होगा। उनके एटॉमिक मास की बात करें तो 14U होगा। और इनकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये क्या होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी इनका केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम होगा, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा हैवी, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे मॉलिक्यूलर वेट इनका बढ़ता चला जाएगा, इनके मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता चला जाएगा। ये तो था एल्केन्स। एल्कीन का क्या फॉर्मूला है, कॉमन जनरल फॉर्मूला कौन बताएगा, CnH2n। तो आप बताओ एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे, तो यहां पर जो है इसके 2 बॉन्ड फ्री हैं, ठीक है ना, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, देखो दूसरे कार्बन से लेते हैं। दूसरा कार्बन क्या होगा C2H4, फिर C3H6, फिर C4H8 और फिर C5H10 और C6H12। आप देखो इसमें भी क्या 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, इसमें भी क्या 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस है। इनका भी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगा और इनका फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करेगा ड्यू टू द हैवीनेस ऑफ द मॉलिक्यूल, इंक्रीज करेगा ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्या होगा, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ते चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये था एल्कीन्स। अब हम बात करते हैं एल्काइंस। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बाबू, CnH2n-2। बताए थे ना 2 का अंतर होता है। इसमें क्या बताए थे, देखो याद करने का तरीका, CnH2n+2, 2 कम कर देंगे तो हो जाएगा अल्कीन और उसमें से 2 कम कर देंगे तो हो जाएगा अल्काइन, हो जाएगा। तो इसमें देखो, इसमें अगर हम क्या करते हैं, एक कार्बन को लेकर चलते हैं तो क्या आएगा, देखो तो क्या इसमें एक कार्बन एग्जिस्ट कर पाएगा, क्या इसमें भी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर है। इसका भी क्या होगा, इसका भी आपका मॉलिक्यूलर वेट 14 एटॉमिक मास यूनिट का अंतर है सब में। इनका भी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर होगा और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि इनका ही मॉलिक्यूल का साइज बढ़ जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये था होमोलोगस सीरीज। और होमोलोगस सीरीज में हमने क्या क्या पढ़ा बाबू, हमने पढ़ा कि इसका जो किसी खास तरह के हाइड्रोकार्बन्स होंगे जो जैसे कि एल्केन्स है, एल्कीन्स है, एल्काइंस है या एल्काइल्स है। तो ये सब को हम सीरीज में अरेंज करेंगे तो हम देखेंगे क्या कि हर अगला जो मॉलिक्यूल बना है वो पहले से एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन से डिफर है। बात समझे ना। और उनका एटॉमिक मास का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 14U आएगा।
बात समझे? उनका क्या होगा? सिमिलर, उनका केमिकल प्रॉपर्टी कैसा होगा? सिमिलर होगा। और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा बाबू? उनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल का जो साइज है वो हैवी होता चला जाएगा। ठीक है ना? तो ये था, आज हमने क्या क्या पढ़ा बाबू? आज हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा और आज हमने होमोलोगस सीरीज पढ़ा, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स के आधार पर हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, और उस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। ओके, वेलकम।